हेलो प्यारे दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 7 है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड क्या होती है, और इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन, ये सभी एक ही नाम है, एक ही चीज़ों का नाम है जो अलग अलग शब्द में लिखा गया है। तो सब का मतलब ये कि कहा गया है कि जो सेल की बाउंड्री होती है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। ठीक है। आखिर ये जो बनी हुई है किन चीज़ों से बनी हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम आपको फैटी एसिड के बारे में बताऊंगा। फैटी एसिड क्या होती है? कहा जाता है क्या, कार्बन की एक लंबी सी चेन, उसके साथ एक एसिडिक ग्रुप CHO, जो एक एसिडिक ग्रुप होती है। अगर सिर्फ इतना की बात किया जाए, COOH, ये जो लिखी हुई है COOH, यह एक फॉर्मिक एसिड होती है। जब एक कार्बन रहती है उसके साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लगी हुई रहती है और एक और हाइड्रोजन। एक्चुअली में फॉर्मिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है, और इधर से एक हाइड्रोजन। कितना बॉन्ड हुआ? 1 2 3 4। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और ये फैटी एसिड की स्ट्रक्चर होती है। फैटी एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड। इसी में फॉर्मिक एसिड में से क्या क्या है, हाइड्रोजन को हटा करके इसके साथ क्या क्या लंबी सी चेन लगा दिया गया है कार्बन का, तो उसी को बोलते हैं फैटी एसिड। तो आपको इतना पता चल गया फैटी एसिड क्या होती है। और ये फैटी एसिड 2 प्रकार की होती है, एक होती है सेचुरेटेड और एक होती है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। सेचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन की चेन होगी उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगी हुई है। अब यहां पर देख रहे हैं ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड से बॉन्डिंग है। बाकी की वैलेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। यहां पर हाइड्रोजन लगेगी, यहां पर हाइड्रोजन होगी, इस प्रकार से हाइड्रोजन लगी रहती है। ठीक है। और कहा जाता है ये जो फैटी एसिड होती है सेचुरेटेड, ये जो होती है एट द रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है। किसमें होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है घी। जो हम लोग घी खाते हैं वही होती है सेचुरेटेड फैटी एसिड एट द रूम टेम्परेचर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। दूसरी होती है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के पहले 2 अक्षर आते हैं, अल्फाबेट आते हैं, UN, मतलब इसमें 2 बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में और सिंगल बॉन्ड भी होंगे। लेकिन इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन का एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं यहां पर 3 बॉन्ड बनी हुई है इस कार्बन की, लेकिन 1 बॉन्ड अभी चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर हाइड्रोजन ही आएगी। और ये जो होती है एट द रूम टेम्परेचर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आती है ऑयल, तेल। ये जो आती है क्या होती है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। ठीक है। आगे लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। स्ट्रक्चर जो लिपिड का अरेंजमेंट है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन का पढ़ेंगे। पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या, कि कोई किसी ने टर्म दिया सिंगल लेयर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, किसी ने बताया ट्राइलेमिलर होते हैं, मतलब 3 होते हैं, किसी ने बताया 2 होते हैं, 2 लेयर होते हैं। तो इस प्रकार से सब अपना अपना थ्योरी देते गया और सबका गलती होते चला गया। तो आगे कैसे हुआ, फिर आगे क्या हुआ? आगे चल करके इस पे बहुत सारे रिसर्च किया गया। फिर इसमें लिपिड जो आते थे, फॉस्फोलिपिड जो आते थे, उसकी अरेंजमेंट देखा गया। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट वाला ग्रुप जो होता था ऊपर में, वो जो होता था क्या होता था? वह पोलर होता था। पोलर कहने का मतलब
जो हेड होती थी वो वाटर लविंग होती थी, मतलब वाटर उसे पसंद था, हेड को वाटर पसंद है। उसी प्रकार से जो फॉस्फेट ग्रुप होता था उसमें वाटर से लविंग था, वाटर लविंग था। लेकिन टेल जो पैर था वो क्या था, वाटर रिपेलेंट था, नॉन पोलर था। ठीक, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया। देखा गया कि जो वाटर, मान लिया कि ये आउटर सेल के बाहर वाला एरिया है और इसमें वाटर भरा हुआ है, अंदर भी वाटर है, तो ये सिंगल फॉस्फोलिपिड का जो मेम्ब्रेन बनाया गया था ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा था, नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। फिर जाकर के आगे चल करके बाई लेयर फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट देखा गया, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। तो अब हेड अंदर भी वाटर है, बाहर में भी वाटर है, ये दोनों एग्जिस्ट कर पा रहा था। मतलब ये जो वाटर रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट दोनों कहाँ, अंदर की ओर चला जा रहा है, और हेड का बाहर है। हर हमेशा हेड बाहर है, आउट। ये क्वेश्चन आएगा कि जो होती है हेड, जो होती है लिपिड की, वह कहाँ होती है, इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड। कहाँ होती है? आउटसाइड होती है। और इनसाइड क्या होती है? टेल होती है। टेल क्या होती है फॉस्फोलिपिड की? इनसाइड में होती है, और ये हेड आउट होती है, आउटर में होती है। और ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है। अब इन सब चीजों की अध्ययन करने के लिए एक सेल की मेम्ब्रेन की आवश्यकताएं थी। तो उसके लिए कहाँ पे, किस सेल के मेम्ब्रेन पे स्टडी किया जाए? एक नॉर्मल सेल लिया ह्यूमन बॉडी का, और एक ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल का यूज किया गया। तो दोनों में से जो है ये नॉर्मल सेल का जो स्टडी करना था ये गलती हो गया, इस पे नहीं हो पा रहा था। जो स्टडी करना था नॉर्मल एक सेल की मेम्ब्रेन की, उसकी स्टडी नॉर्मल सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं हो पा रहा था। उसके लिए उन्होंने, साइंटिस्ट ने ह्यूमन आरबीसी का यूज किया। किसका किया? ह्यूमन आरबीसी का यूज किया। यहां पर लिखा गया है, एनसीईआरटी की लाइन है, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली ह्यूमन आरबीसी का यूज किया गया, स्पेशली यूज्ड ह्यूमन आरबीसी, यूज्ड, यहां पर यूज लीजिए, यूज्ड ह्यूमन आरबीसी। मानव की जो होती है आरबीसी सेल, जो होती है रेड ब्लड सेल, उसका उपयोग किया गया। तब जाकर के एक सही निर्णय लिया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है किस प्रकार की होती है, कितने लेयर में होती है, इन सब चीजों का पता लगा। तो अब हम आगे की वीडियो में, आगे जो क्लास चालू होगी अब, उसमें हम बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के थ्योरी आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उसके बारे में हम आपको बताऊंगा। आप इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आखिर सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम सेल थ्योरी ऑफ मेम्ब्रेन, द थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। एक ही चीज़ हुआ। तो कहा जाता है क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, जैसे इस पहले थ्योरी में ये आते हैं डेविएशन और डेनियली, ये दोनों आते हैं। इन्होंने बताया क्या कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो एक सैंडविच की तरह होता है। सैंडविच का मतलब क्या होता है कि ऊपर, जिस प्रकार सैंडविच जो हम लोग खाते हैं उसमें जो ऊपर ब्रेड रहता है, फिर बीच में क्या होता है, मिर्च मसाला जो भी सलाद रहता है वो रहता है, उसके नीचे फिर वापस ब्रेड दिया जाता है। इस प्रकार से अरेंजमेंट रहती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ये बातें डेविएशन और डेनियली ने बताया, और इन्होंने इस प्रकार से अरेंजमेंट करके दिया कि ऐसा ही होता है। ये सैंडविच और ट्राइलेमिलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइलेमिलर यही हुआ कि ऊपर में जो है ये वाला पार्ट जो है क्या कहला रहा है, ये वाला पार्ट जो है प्रोटीन वाला पार्ट ब्रेड कहला रहा है, फिर नीचे प्रोटीन होता है, ये भी प्रोटीन ही है। जो क्या कहला रहा है, ये जो है ब्रेड कहला रहा है, PROTEIN, प्रोटीन है। ऊपर में बीच में क्या, मिर्च मसाला जो भी स्लाइड दिया जाता है वो है। ठीक है, इसके अरेंजमेंट इस प्रकार से दिया गया, प्रोटीन ऊपर होता है, फिर क्या होता है, लिपिड होती है, फिर वापस से जो अटैचमेंट जो होती है लिपिड की, वो वैन डर वाल फोर्स के जरिए होती है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होती है।
वंडरवाल फोर्स जो होती है बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होती है, इनसे क्या होती है अटैचमेंट रहती है। लेकिन प्रोटीन जो लिपिड से अटैच रहती है, लिपिड मतलब ये जो पोलर हेड से अटैच रहती है, वो जो होती है किससे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्ड से अटैच रहती है। किससे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड से। ये जो है ये क्या है, पोलर हेड है, POLARHEAD, पोलर हेड, और ये नॉन पोलर टेल है, इसलिए ये क्या है, अंदर की तरफ है। हमने पिछले वीडियो में बताया अंदर की तरफ है, ठीक है। इस प्रकार से अरेंजमेंट है। ये परमेबिलिटी, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये परमेबिलिटी की दिखाती है कि मतलब किस चीज की रिक्वायरमेंट है सेल को, वो क्या अंदर आने देगा, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या बाहर जाने देगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसकी जो थिकनेस बताया गया है, टोटल थिकनेस 75 to 100 एंगस्ट्रॉम की होती है, ऐसा बताया। अब इसमें देखिए, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन की थिकनेस 20 से 25 एंगस्ट्रॉम बताया गया, और इसमें जो लिपिड की अरेंजमेंट है, इसकी जो होती है 35 से 50 एंगस्ट्रॉम, मतलब 35 to 50 एंगस्ट्रॉम की है। आगे फिर प्रोटीन की जो थिकनेस है 20 to 25 एंगस्ट्रॉम की, टोटल मिलाकर के 75 to 100 एंगस्ट्रॉम की होती है ये अरेंजमेंट। और कहा जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है इसमें, इस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो है इस मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, इस प्रकार से है, PLLP, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। यहां पर देखें, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, इस प्रकार से अरेंजमेंट है इस में सेल मेम्ब्रेन की। तो आगे एक और थ्योरी लेकर के आते हैं हमारे रॉबर्टसन भाई 1950 में, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन के अरेंजमेंट लेकर। इसको लेकर आने के बाद उन्होंने बताया कि सिंगल लेयर की ही होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आगे चल करके इन सब से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है आगे हम बताएंगे, इस स्लाइड के बाद वो क्वेश्चन आएंगे, तभी जाकर के क्लियर होगी कि आखिर जो है ये क्यों वैलिड नहीं हुआ। तो दोस्तों आगे देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, किसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मतलब एक ही लेयर होगी, एक ही लेयर की मेम्ब्रेन बनी होगी। ये बातें कहा किसने, रॉबर्टसन 1950 में। इससे पहले जो है आया था डेविसन एंड डेनियली, ये आया था डेविसन एंड डेनियली 1935 में थ्योरी दिया था, किसका, ट्राइलेमिनर और सैंडविच का थ्योरी, ठीक है। इन्होंने दिया सिंगल मेम्ब्रेन का मॉडल। कहा जाता है इसमें होता क्या है, देखिए ये बात हम जानते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। सेल ऑर्गेनेल वो है जो कि सेल के अंदर होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, राइबोसोम हो गया, और जो है लाइसोसोम हो गया, प्रॉक्सीसोम हो गया, ये सब क्या कहलाता है, ये जो सब जो कहलाता है सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। न्यूक्लियस हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। इन्होंने बताया, किसने, रॉबर्टसन ने बताया, जो इनकी मेम्ब्रेन जो होती है, किसकी, सेल ऑर्गेनेल की जो मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होती है, सेम होती है। उसकी आकार जो बनी होती है, जिस प्रकार से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बनी होती है अरेंजमेंट, वैसा ही होता है, और उसकी फंक्शन भी सेम होती है। लेकिन इस सेल ऑर्गेनेल का जो केमिकल जिस चीज से बना होता है, वो जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल से डिफरेंट होता है। वही बात लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आर द सेम बट साइज एंड केमिकली आर डिफरेंट। इस बातों को बताया गया। आगे जाकर के ये सब बात गलत हो जाता है, क्यों होता है आगे बताऊंगा, बने रहेंगे लेक्चर में। और यहां पर कहा गया दिस टू थ्योरी, ये दोनों जो थ्योरी आया, ट्राइलेमिनर मॉडल और उसी को कहा जाता है सैंडविच उसने, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दोनों क्या और रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्टेड हो गया, ये दोनों जो साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट, इनसे पूछा गया एक क्वेश्चन क्या था, अब सुनिए। क्वेश्चन ये था कि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी किस कारण हो रहता है, क्यों होता है वो, इस चीज के बारे में किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई परामर्श नहीं दे पाया, जिसके कारण इन दोनों का थ्योरी को क्या रिजेक्ट कर दिया गया। वही बात लिखा हुआ है, these two theories are rejected because it cannot explain
अबाउट द सिलेक्टिविटी, परमेबिलिटी एंड द फ्लूइडिटी, इस चीज को नहीं बता पाया। ठीक है, इसके बाद एक नई थ्योरी आती है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वही जो होती है एक्सेप्टेड होती है, और उसी के बारे में अब हम बताऊंगा आपको। तो दोस्तों अब देखिए ये आ गया, ये है, ये इसी मॉडल को कहा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये सिंगर SI सिंगर एंड GL निकोलसन ने दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बताया खास उसने, देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय SI सिंगर एंड GL निकोलसन 1972 में दिया। अब देखिए ये जो लिपिड का लेयर है फॉस्फोलिपिड है, और ये बाइलेयर है, कितना है, बाइलेयर है। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं ये प्रोटीन है PROTEIN। आप बोलोगे कि इससे पहले जो डेविसन एंड डेनियली ने दिया था उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही था, लेकिन उसने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया था। जैसे चैनल में होता है, ये प्रोटीन को उसने नहीं बताया, ग्लाइकोलिपिड के बारे में नहीं बताया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं बताया, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया था। और सबसे बड़ी बात तो उसकी जो नेचर होती है फ्लूइडिटी के बारे में नहीं बताया था, और एक और बात था फ्लूइडिटी एंड क्या, फ्लूइडिटी था, और जो एक था सिलेक्टिवली परमेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, जिसके कारण क्या कर दिया, उसके इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन मॉडलों से आपको पता चलेगा कि आखिर ग्लाइकोलिपिड जो लगी हुई है इस प्रोटीन से, इस फॉस्फोलिपिड से क्यों है, टनल प्रोटीन इसका क्या काम है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या काम है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड सब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। और ये कैरियर प्रोटीन, साइटोसोलिक पार्ट, ये तो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है पूरा सेल की मेम्ब्रेन के अंदर वाला, जिसको साइटोसोल बोलते हैं, और इसमें इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, इसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, जिसको स्पेक्ट्रिन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन बोलते हैं। और ये कैरियर प्रोटीन जो बाहर वाले, बस बाहर में जो भी चीज होगी उसको क्या करेगी, डायरेक्ट अंदर लेके चले आएगी। ठीक है, और इतना सारी बात होती है। और ये जो बाहर है सेल के बाहर जो है नॉन साइटोसोलिक पार्ट है, साइटोसोल का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या, जहाँ पर जो है जितने भी ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, जहाँ पर क्या जिंदा रह सकता है और रिएक्शन कर सकता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं प्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल है और ऊपर में ग्लाइकोलिपिड है, ये सब का क्या काम है, यही सब चीजें जो है ना आपको बता रही है कि सिलेक्टिवली परमेबल क्यों हुआ सेल। ठीक है, फ्लूइडिटी क्यों आई, यही सब चीज को लेकर के ये सब काम करता है। सबसे पहले बात होती है स्टेबिलिटी की, काम जो है आपकी ये कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी देती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसकी जो क्वासी फ्लूइड नेचर जो होती है, फ्लूइड नेचर जो होती है फॉस्फोलिपिड के कारण होती है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों के कारण होती है। और जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है वो कौन कराती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है लिपिड का, ये कराती है क्या, प्रोवाइड कर देती है, कराती है फ्लूइडिटी के बारे में को। और कहती है प्रोटीन जो है, प्रोटीन मूवमेंट इन द फॉस्फोलिपिड और लेटरल मूवमेंट। ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं, ये ऊपर में जो इतने प्रोटीन रहते हैं और सब जगह है, तो यही जो है ना लेटरल मूवमेंट करवाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि सेल में ग्रोथ करती है, जंक्शन बनती है, दो सेल के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होती है, इस सब चीज़ों को यही सब कराते हैं। और सब चीज़ बात मैं आपको लिख देता हूँ। इसके बाद अगले स्लाइड में लेक्चर अब 2-3 स्लाइड की ही बची हुई है, ये टॉपिक थ्योरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात आप अभी यहाँ पे ध्यान रखें, मैं उन सब बातों को बताऊंगा, लिखूंगा अभी, क्यों, ये जो है कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, चैनल प्रोटीन क्या करता है, चैनल प्रोटीन जो होती है जितने भी मतलब जो आने वाले चीज़ होते हैं उसे क्या करती है, सेल के अंदर लेकर आती है, और जो गंदे पदार्थ होते हैं उसे बाहर कर देती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी लिख देता हूँ मैं आपको।
तो हाँ तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्या आगे होगा सेल मेम्ब्रेन थ्योरी में। अब जितने प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ये सब जो लगे हुए थे सेल मेम्ब्रेन में, उसके सही का फंक्शन क्या था। तो इसमें चलिए सबसे पहली बात तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया क्या कि लिपिड जो होती है, लिपिड में सबसे ज्यादा लिपिड जो होती है किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। कोलेस्ट्रॉल और जो लिखे हुए हैं क्या लिखा है, ग्लाइकोलिपिड। इन सभी में से सबसे ज्यादा फॉस्फोग्लिसराइड होती है, फॉस्फोग्लिसराइड जिसको फॉस्फोलिपिड होती है। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज्यादा था मेनली, उसी को बुलाया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ था कोलेस्ट्रॉल का प्रोवाइड स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल जो था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था किसमें, यूकैरियोटिक में, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हैप्नॉइड बॉडी होती है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वही कराती है। आगे देखिए प्रोवाइड क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर जो वाटरी जैसा फ्लूइडिटी दिखा रहा था वो कौन दिखा रहा था, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिखा रहा था। प्रोवाइड क्वासी फ्लूइड नेचर कौन दिखाता, फॉस्फोलिपिड के कारण। आगे देखिए प्रोवाइड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण होती है। फ्लूइडिटी किसके कारण होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण होती है। प्रोटीन मूवमेंट जो करती थी ऊपर में लेटरल मूवमेंट, वो उसका क्या काम था, कहता मूवमेंट उसका यूज किया जाता था मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी उसमें कितनी फ्लूइडिटी है, ठीक है, कितना मतलब उसमें तरलता है कि ताकि जो उसकी ग्रोथ हो सके या फिर डिवीजन हो सके, इस चीज को नापने के लिए प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट का यूज होता था उस चीज को नापने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का क्या क्या है इंपॉर्टेंस, ग्रोथ ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल, एक्सक्रिएशन, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्लूइडिटी, पहला ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल छोटी थी बड़ी हो गई इस चीज के लिए। फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन, दो से फ्लूइडिटी रहेगी तभी एक दूसरे सेल में क्या होगा, बीच में क्या होगी, कनेक्शन बनेगी, मतलब ये इस तरीका से क्या जी जंक्शन बनेगी। अब इस जंक्शन से क्या होगी, अगर इस सेल का यदि साइटोप्लाज्म में किसी चीज की मात्रा बढ़ गई या फिर साइटोप्लाज्म की लिक्विड बढ़ गई है तो इस सेल से होकर के हो सकता है इसमें कम हो तो इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। अगर मान लीजिए इस सेल में क्या हुआ, प्रोटीन ज्यादा बन रही है तो इस सेल में कम है तो इसमें चला जाएगा, इसमें ज्यादा है तो इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से क्या होगी, उस सेल की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो आगे क्या है, इंटरसेलुलर जंक्शन बन जाती है। उसके बाद कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। इसी फ्लूइडिटी के कारण अधिक किसी सेल को अगर सेल को कुछ चीज की आवश्यकता है तो क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस करेगी, मतलब अपने अंदर उस चीज को ले आएगी परमेबिलिटी के जरिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ इस जगह से यहाँ सेक्रेशन, अधिक किसी चीज की सेल को आवश्यकता नहीं है, उस चीज को निकालनी है, उस चीज से वेस्ट पदार्थ को निकालनी है, तो उसके लिए सेक्रेशन का काम करती है, उसी फ्लूइडिटी के कारण होती है। उसके बाद सेल डिवीजन जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस जो होती है बाहर से अंदर की तरफ होती है, जैसे ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे चिपकता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल मान लीजिए ऐसे करो, ऐसे होगा, फिर इधर से भी ऐसे होगा, ये खत्म, धीरे धीरे ये फर्रो इस प्रकार से बनते चला जाएगा और ये इस प्रकार से आकार बन जाएगा और ये सेल का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइडिटी, सेल की जो डिवीजन होती है ये क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ होती है, एनिमल सेल का डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से थोड़ी बहुत और कुछ बची हुई है तो इस स्लाइड के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी। फिर आगे से हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अब अगले स्लाइड के लिए अब हम तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं सेल थ्योरी में। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बनाया है, इसमें मैं कुछ नहीं है, बस इस प्रोटीन और इस प्रोटीन के बारे में बताना था। ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं कम्प्लीटली इन्वर्टेड है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ये पूरा प्रोटीन, ये बाइलेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, ये प्रोटीन जो है पूरा इन्वर्टेड है। इसी प्रकार से कैरियर प्रोटीन भी था, आप यहाँ देख रहे हैं कम्प्लीटली क्या इन्वर्टेड है। और ये जो इस प्रकार से प्रोटीन ये जो दिख रहा है ना, ये भी प्रोटीन है जिसको स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बोलते हैं, जो साइटोसोल के पास होता है, साइटोसोल में होता है, मतलब मैट्रिक्स में होता है, साइटोप्लाज्म में। और ये पार्सली इम्बेडेड प्रोटीन होती है, जो क्या होती है, एक लेयर में होती है, लिखा हुआ है पार्सली इम्बेडेड प्रोटीन। ठीक है, किसमें, सिंगल लेयर में। आगे देखिए प्रोटीन के बारे में, देखिए यहां पर आप प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं, एक प्रोटीन लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा लिखा हुआ है इंट्रिंसिक प्रोटीन, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड।
ये जो लिखा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है दो प्रकार के, क्या, कंप्लीटली एम्बेडेड एंड पार्शियली एम्बेडेड। ये प्रोटीन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। दिस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ये वाला ये प्रोटीन जो है लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बारे में लिखा गया क्या, इजिली सेपरेटेड इज, इसी को बोला है इसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इसको कहा गया, ठीक है। ये साइटोसोल में इसे आसानी से निकाल सकते हैं और ये प्रोटीन जो आसानी से निकल सकता है। टुवर्ड्स द साइटोसोल प्रोटीन जिगजैग, ये जो दिख रहा है आपको इस पर जिगजैग मैनर में टेढ़ा मेढ़ा, अटैच टू द इंटरनल प्रोटीन, इस प्रोटीन से इंटरनल प्रोटीन से अटैच है। आगे लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन ऑफ द आरबीसी, ये ही जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन की बात नहीं कर रही है, इस प्रोटीन की बात कर रही है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, इसकी नहीं, सॉरी, इसके लिए सॉरी, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो होती है उसकी बात कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर क्या, यहाँ पर स्केलेटन बनाता है किसमें, आरबीसी में। स्केलेटन मतलब आरबीसी को कोलैप्स होने से बचाएगा। जैसे अगर हमारे बॉडी में हड्डियां हैं, अगर हड्डी को निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। उसी तरीका से आरबीसी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है जो जिगजैग मैनर में होती है, आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और ये साइटोसोल में होते हैं, साइटोसोल रिजम मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए फिर इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दो प्रकार के होती है, क्या होते हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड होती है, कंप्लीटली एम्बेडेड व्यूराइड इन द बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कंप्लीटली एम्बेडेड होती है। दूसरा जो लिखा हुआ है पार्शियली एम्बेडेड होती है, व्यूराइड इन द मोनोलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोनोलेयर मतलब सिंगल, एक ही लेयर में है और इतना ही हुआ। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो लिखा हुआ है क्या, प्रोटीन आल्सो हेल्प इन द रिसेप्टर। प्रोटीन ही जो होती है ना किसी भी सेल की रिसेप्टर बनती है। अब ये कैसे प्रूव होगा, और रिप्रोडक्शन चैप्टर आती है क्लास 12 में, वहां पर यह बताया जाता है जब एक फीमेल की एग होती है उससे जब स्पर्म टकराती है तो आपस में बातें होती है, इस प्रकार से आता है। इस एग पे क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है। किस चीज का रिसेप्टर है, तो प्रोटीन का ही रिसेप्टर है। अगर ह्यूमन स्पर्म है तो यहाँ पर क्या होगी, ये फ्यूज करके इस स्पर्म की न्यूक्लियस कहाँ चले जाएगी, एग के अंदर चले जाएगी। अगर ये स्पर्म ह्यूमन का नहीं है, अगर किसी और स्पीसीज का है, तो डेट कैन नॉट बी फर्टाइल द एग ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल, ठीक है। वो स्पर्म कभी भी इस फीमेल एग का फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसके लिए जबरदस्ती कराना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक म्यूल बनाया गया, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। हर किसी का किसी से मैच करा देना, उसमें न्यूक्लियस को डाल देना, अलग जानवर बना देना, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द आवर नेचर। ये प्रकृति का के लिए हानिकारक होगा और ये सही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग के लिए लोग करते हैं, साइंटिस्ट बहुत सारे करते हैं, जैसे म्यूल बना दिए। अब म्यूल क्या होगा, फर्टाइल थोड़ी ना, इनफर्टाइल है, इसलिए इससे हानि भी कई बार हो सकता है। तो इतना ही इस स्लाइड की कहानी थी, और मात्र 2 स्लाइड और होंगी, जिसमें एक स्लाइड में आपका सारा कंटेंट लिखा होगा और एक स्लाइड में एक फोटो बनेगा, जिस फोटो में थोड़े बहुत बताया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, बस ये लास्ट सेकंड स्लाइड है, मतलब इसके बाद एक और स्लाइड होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की सारी कारनामे खत्म हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको मैंने बताया टनल प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होता है ये चीज मैंने बताया नहीं, लेकिन जो इस प्रकार से जो लगा हुआ रहता था ना, देखिए ये इस प्रकार से ऐसे करके है ना, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, सॉरी ऐसे 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 ऐसे, इसके ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ था ना, इसी के ऊपर एक और प्रोटीन लगा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल के अलावा होता था। कोलेस्ट्रॉल के बाद बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल तो होता ही था, उसी पे सॉरी इस पे नहीं होता, इस पे नहीं, इस लिपिड से डायरेक्ट लगा हुआ रहता था, इसको बोलते हैं पोरिन प्रोटीन। आगे देखिए, वाइड गैप, जो वाइड गैप प्रोवाइड करता है,
आगे लिखा कैरियर प्रोटीन जो पंपिंग ऑफ द सबस्टेंस इनटू द सेल, जो इनटू और आउट ऑफ द सेल करता था, इस प्रकार से बना हुआ था कैरियर प्रोटीन। इस प्रकार से ये इस प्रकार से जो प्रोटीन था, इस प्रकार से जो प्रोटीन बना हुआ था इसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो सबस्टेंस को अंदर सेल के अंदर लाता था। ठीक है, प्रोटीन वाइड प्रोवाइड करता है और कहता है ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन में भी होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि यूकैरियोटिक के अंदर में आ चुका है और वो यूकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनेल बन गया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन में होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्लांट की जो सेल होती है उसके आउटर सेल में सेल मेम्ब्रेन पर क्या होती है, ये प्रोटीन होती है। आगे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट जो होती है प्रोटीन टुवर्ड्स द नॉन साइटोसोलिक पार्ट ऑफ द आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोलिपिड सब जो होता था ये सब कार्बोहाइड्रेट, वो जो होता है नॉन साइटोसोलिक पार्ट में होता है। मतलब ये मान लीजिए इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन हुआ तो ये वाला पार्ट जो कहला रहा है बाहर में, ये जो ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ था ये क्या है? यही तो है प्रोटीन टुवर्ड्स द नॉन साइटोसोलिक पार्ट। उसके बाद जो प्रोटीन रहता है उसके ऊपर और सभी प्रोटीन होता है तो वो सब क्या होता है? साइटोसोलिक आउट ऑफ साइटोसोल होता है। मतलब अंदर वाला पार्ट तो ये कहला गया साइटोसोल और ऊपर वाला क्या कहला गया? नॉन साइटोसोल। आगे का ओलिगोसैकेराइड प्लस प्रोटीन गिव्स ग्लाइकोप्रोटीन। ओलिगोसैकेराइड प्लस लिपिड प्रोटीन। ओलिगोसैकेराइड प्लस प्रोटीन क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड बनता है। ओलिगोसैकेराइड प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड। फंक्शन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन हमने बताया था उसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होती है? सेल की मेम्ब्रेन पर जो लगी हुई तो प्रोटीन वही रिसेप्ट करता है। आगे लिखा हुआ है या ब्लड एंटीजन। आरबीसी सेल होती है उसी के ऊपर क्या होती है? एंटीजन एंटीबॉडी होती है। एंटीजन जो होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है लेकिन एंटीबॉडी जो होती है ना पूरे साइटोप्लाज्म में होती है, मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल मतलब सेल मेम्ब्रेन को आप काटोगे तो आप वहां से सिमेट्री कुछ नहीं प्राप्त होगा, वहां एसिमेट्रिकल प्राप्त होगा। यहाँ से मान लेते इसे काट देते तो प्रोटीन के ऊपर स्ट्रक्चर अलग हो जाती है, नीचे अलग हो जाती है, ऊपर कुछ और मिल रहा है नीचे कुछ और मिल रहा है। इसलिए क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल नेचर की होती है। कैसी होती है? एसिमेट्रिकल नेचर की होती है। और इधर आप देख रहे हैं यार कुछ ये रोटेशन मूवमेंट लिखा हुआ है, लेटरल मूवमेंट होती है, रोटेशन मूवमेंट करवाती है लिपिड प्लस प्रोटीन के कारण होती है। और ये एक एंजाइम होती है, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है, इसमें मूवमेंट जो होती है लिपिड में सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है कैसी मूवमेंट होती है? वो मूवमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है जो कि फ्लिपेज एंजाइम के कारण होती है। यहाँ लिखा हुआ है फ्लिपेज एंजाइम। ये एंजाइम को सिर्फ याद रखना है किसके कारण ये जो मूवमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है किसके कारण होती है? फ्लिपेज एंजाइम के कारण होता है। फ्लिपेज एंजाइम कौन सा एंजाइम? फ्लिपेज एंजाइम के कारण होता है। और इसके बाद एक और स्लाइड बचा हुआ है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बताए जाएंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये सेल थ्योरी की टॉपिक खत्म हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में आपका ये थ्योरी ऑफ सेल द एंड होने वाला है। अब हम उस करार पर पहुंच गए हैं जहां पर सेल थ्योरी की कंप्लीट जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की कुछ बातें बताई गई है। आप देखिए कहा जाता है क्या नॉन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है जो CO2 और मतलब CO2 और CO2 होता है या फिर न्यूट्रल नेचर का जो भी पदार्थ इधर होता है। कहता हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म साइटोसोल में आता है। मतलब ये साइटोसोल वाला पार्ट है अंदर सेल के अंदर आता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आसानी से आ जाता है लोअर कंसंट्रेशन में। इधर जो पोलर जो पार्ट होता है जो नॉन पोलर होता है क्या होता है वो क्या करता है कि नॉन पोलर वाला पार्ट जो होता है इससे आसानी से आ जाता है। ये तो नॉन पोलर है, टेल तो नॉन पोलर है, आसानी से आ जाता है। लेकिन पोलर हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो क्या होता है उसके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है तभी जाकर वो लोअर कंसंट्रेशन में चैनल के जरिए आता है। ठीक है, चैनल से होकर मतलब प्रोटीन के जरिए वो आएगा, इसमें से नहीं आ सकता है। फिर जाकर के या फिर इस प्रोटीन से आएगा कैरियर मीडिएटेड फूड डिफ्यूजन होता है, इस प्रकार से आता है। आगे देखिए लोअर कंसंट्रेशन में लोअर इधर है अगर
नॉन साइटोसोलिक पार्ट में, मतलब सेल से बाहर जो है क्या उसकी मात्रा क्या है, कम है, और सेल के अंदर क्या है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या, नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि हमें वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए करके क्या होता है कि यदि हम डेंस जगह कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को ला रहे हैं, चीजों को ला रहे हैं जो कि सेल में पहले से है और उसमें भर रहे हैं, तो उसके लिए क्या खर्च करना पड़ेगा, एटीपी रिक्वायर होता है इस प्रोटीन को, उस सामान को लाने में, उस चीज को लाने में। तो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस होती है और यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोअर कंसंट्रेशन में आती है। जो नॉन साइटोसोलिक पार्ट से जो भी चीज साइटोसोल में आती है, लोअर कंसंट्रेशन, उधर हायर कंसंट्रेशन है तो लोअर कंसंट्रेशन में आती है, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एटीपी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कुछ टर्म है जैसे बल्क ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें, तो उस प्रकार से जैसे कि सेल अगर क्या कर रही है, किसी चीज को अपने अंदर ले रही है, तो उसे पहले खा रही है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल को खाना, मतलब सेल ईटिंग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, मतलब पानी पी रहा है, सेल क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, मतलब पीना और ड्रिंकिंग करना। यहाँ पर देखिए क्या है, आउट सेल के बाहर में कुछ लिक्विड ऑब्जेक्ट है, लिक्विड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, थिंग्स है, लिक्विड चीज है जो क्या कर रहा है, सेल अपने अंदर ले रहा है और ड्रिंकिंग कर रहा है। अब कुछ चीज ऐसा हो गया कि जो कि सेल के अंदर क्या हो गया, गंदे चीज भर गया है, तो उसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोसाइटोसिस बोलते हैं। और सेल क्या कर रहे हैं, उस गंदे पदार्थ को सेल अपने से बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार से ये सेल थ्योरी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा हो, फुल एलियन का कंटेंट है, अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को डेली हमारे चैनल पर आए, देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से चलता रहेगा क्लास और आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी नाइस डे, थैंक यू।